गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज शुरुआत करेंगे एक अच्छे टॉपिक की। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन के बारे में शुरुआत करेंगे। अपन ने कल न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि फूड के टाइप क्या होते हैं, फूड क्या होता है, सब टाइप क्या होते हैं, उसके ब्लेंड डाइट क्या होती है, डाइट के बारे में पढ़ाया था मैंने। आज उसके आगे अपन थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे उसको। उससे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर एग्जाम में जो न्यूट्रिशन होता है वहाँ से 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस आज का जो टॉपिक होगा अपन खोल के रख देंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक में क्या होता है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से पूछे जाने वाले हैं, यहाँ तक कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए वीडियो के ऊपर और शुरुआत करते हैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके। सारी दौलत उनके सामने छोटी लगती है, सारी दौलत उनके सामने छोटी लगती है जब माता पिता का आशीर्वाद उनके दिल से निकलता है। तो ये आज की थॉट ऑफ डे है दोस्तों। सारी दौलत उनके सामने छोटी लगती है जब माता पिता का आशीर्वाद उनके दिल से निकलता है। तो उनकी सेवा करिए, खुश रखिए उनको, हर खुशी दीजिए उनको, तो लाइफ के अंदर बहुत अचीवमेंट प्राप्त होगा अपने को। उनका आशीर्वाद अगर अपने साथ में रहा तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा न्यूट्रिशन। अब आगे बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था फूड के बारे में। लास्ट वाली वीडियो देख लेना मेरी, उसके अंदर फूड के बारे में पढ़ाया था मैंने। यहाँ आज वापस बात करेंगे अपन न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। आज की टॉपिक जो होगा वो होगा न्यूट्रिशन का अगर वर्ड का मतलब समझे तो मैंने पिछली बार बताया था आपको, फूड ऑफ ग्रुप होता है ऐसा जो फूड जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह, प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह सारे उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको ऊपर न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन बहुत तरह के होते हैं, वो मैंने पढ़ाया था आपको कि टाइप ऑफ फूड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन। 1 सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, एक सही तरह टाइम। तो उसके आगे बात करते हैं अपन कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन करूँ मैं आपको, एक सिंपल क्लासिफिकेशन बताता हूँ न्यूट्रिशन का। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है न्यूट्रिशन का? ठीक है, अगर न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन की बात करूँ मैं तो यह 2 तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो की बात करें तो इनकी जो होती है बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी क्या होती है? लार्ज अमाउंट रिक्वायर होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इनकी बात करें तो स्मॉल अमाउंट के अंदर, ये स्मॉल चाहिए बॉडी के अंदर। अगर इनकी बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट की तो ये बॉडी को लगभग एनर्जी का काम, बॉडी बिल्डिंग का, मसल बिल्डिंग का काम देते हैं। माइक्रो की अगर बात करें तो ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अपन तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर 3 चीजें आती है। पहला आता है प्रोटीन, पहला अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, CHO। इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है प्रोटीन। तीसरे की बात करें तो फैटी एसिड। फैट आएगा, फैटी एसिड वाले होगी, तो लिपिड या फैट बोलते हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रो में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको मैं एक बार इसका कितने तरह का होता है। माइक्रो की अगर बात करें तो माइक्रो होता है 2 तरह का, एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल्स। क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स। थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको ये नोट कर लेना आप। मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, बॉडी बिल्डिंग का, उसका मसल्स बिल्डिंग का काम करता है, टिश्यू हीलिंग का काम करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, बॉडी को बूस्ट करता है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है, कार्डियक सिस्टम को कंडक्टिव करता है। ठीक है, इसकी स्मॉल अमाउंट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको। मैंने मैक्रो का बता दिया आपको, एक बार माइक्रो का पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट की। क्या होगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट। हर एग्जाम के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा भी नॉर्मल भी CHO वगैरह का पेपर होता है, किसी का अगर राजस्थान CHO का पेपर हो, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा टॉपिक है। एम्स के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एम्स के अंदर आजकल क्या होगा, डाइटिंग मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। नॉर्सेट वगैरह के अंदर बड़े बड़े ECI लेवल के हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है कि आजकल डाइटिशियन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, पेशेंट की डाइट को ज़्यादा प्रोवाइड देने लगे हैं। आउटपुट इनपुट चार्ट बनवाते हैं नर्सिंग स्टाफ से, और उसका डेली एक्टिविटी वाला कार्ड बनवाते हैं, जिससे कि पेशेंट की अच्छी ग्रोथ हो सके, इसकी मेजरेबल कर सके, उसकी ग्रोथ को ओपन, उसके थेरेपेटिक मैनेजमेंट को ओपन मैनेजमेंट कर सके उसको। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। इसके अंदर पहला आता है विटामिन। क्या आता है? विटामिन। दूसरा आता है विटामिन के बाद में मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स। विटामिन की बात करें तो विटामिन 2 तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल, एक आता है वाटर सोल्यूबल। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फिर अगर फैट सोल्यूबल की बात करें तो ये बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, बॉडी इन स्टे करते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, मतलब ये मतलब होता है कि ये कुछ जगह ही डिजोल्व होते हैं, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल विटामिन तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन फैट सोल्यूबल में कौन कौन से होंगे। तो 4 चीजें याद रखिएगा फैट सोल्यूबल के अंदर, ADEK। ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ए की बात करें तो रेटिनॉल बोलते हैं इसको, विजन विटामिन भी इसका नाम होता है। ठीक है, थोड़ा सा बताते जाऊँ मैं आपको, डी पे बढ़ाऊंगा आपकी चीजें में। और डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, और स्टीरॉयड विटामिन इसी को बोलते हैं, स्टीरॉयड विटामिन इसी को बोलते हैं। ए की बात करें तो ए का होता है, ए का जो होता है विटामिन ए का, के की बात करें 2 चीजें होती है, कैल्शियम के बारे में बता देता हूँ मैं। विटामिन डी जो होता है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, ओनली विटामिन 2 ही विटामिन होते हैं बॉडी में बनने वाले, बता देता हूँ मैं आपको। बॉडी सिंथेसाइज, तो दोस्तों जगह की कमी है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ उसके ऊपर तो थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास जगह कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसी तरह अलग अलग जगह पढ़ा पाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं बॉडी के अंदर, एक तो विटामिन जो B3 होता है ना, B3 पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, एंड विटामिन डी। ये ओनली 2 ही विटामिन होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज करती है, बाकी कोई सा विटामिन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, आप लोग डाइट से लेना पड़ता है या मेडिकल जो मेडिकेशन होती है उससे लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन, इसके बाद में बात करते हैं अपन विटामिन डी की। विटामिन डी का केमिकल नेम की बात करते हैं टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। के की बात करें तो पाइलोक्विनोन, पाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ई की बात करें तो उसकी ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ये कुछ इसके नाम होते हैं। K1 की बात करें तो इसको कोगुलेट विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेट विटामिन ये भी बोलते हैं। K1 K2 2 फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन कि ये आपने लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बता देता हूँ आपको वापस। विटामिन की बात करें, विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल बॉडी से एक्सक्रीट हो, बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं, फिर इजीली से डाइजेस्ट मतलब डिजोल्व नहीं हो पाते हैं बॉडी के अंदर। और वाटर सोल्यूबल, वाटर के जो एक्सक्रीट हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो भाई यूरिन के द्वारा इनको एक्सक्रीशन हो जाता है। अगर फैट सोल्यूबल की बात करें तो 4 तरह के विटामिन होते हैं, ADEK। विटामिन ए की बात करें रेटिनॉल बोलते हैं, विजन विटामिन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, स्टीरॉयड विटामिन भी इसी को बोलते हैं। विटामिन ए की बात करें तो टोकोफेरोल इसका नाम होता है, इसको ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन के की बात करें तो पाइलोक्विनोन बोलते हैं, इसको कोगुलेशन विटामिन भी इसी को बोलते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करता है। न्यूबॉर्न के अंदर 0.1 mg की डोज होती है 1 टन पे, और अगर वो प्री टर्म में भी तो 0.5 mg की 1 टन पे डोज होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी आगे बात करते हैं अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन की। क्या आएगा?
वाटर सोल्यूबल विटामिन। मैं डीप में पढ़ाऊंगा आपको भी, ये मैंने जस्ट नॉर्मल पढ़ाया है आपको। दूसरा आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक तो होता है बी कॉम्प्लेक्स पूरा आता है, एक तो इसके अंदर क्या आता है, बी कॉम्प्लेक्स आता है, बी कॉम्प्लेक्स। एक आता है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो होता है बाउंड हीलिंग के अंदर, बाउंड हीलिंग के अंदर, ठीक है, बाउंड हीलिंग में काम करेगा विटामिन सी। मैं आपको डीप बताऊंगा इसके बारे में आगे, बहुत सारी चीजें इसके बारे में। स्किन टोनर के ऊपर भी काम करता है, स्किन टोनर के उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है ये विटामिन, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन विटामिन सी, अपन ने पढ़ लिया। एस्कॉर्बिक एसिड इसको अपन बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के बाद में अगर बात करें अपन तो विटामिन, अब इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आते हैं तो इसकी बात करते हैं विटामिन बी1। क्या बोलते हैं, विटामिन बी1, ठीक है। अगर इसकी बात करें अपन विटामिन बी1 की तो इसके जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी रोग। क्या होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है। एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, बाद में बताऊंगा पूरा डीप में। एल्कोहलिक पेशेंट में विटामिन बी1 की कमी होती है तो थायमिन की टेबलेट आती है, इंजेक्शन आते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। और ज़्यादा ही अगर डीपली अगर एल्कोहलिक पेशेंट कमी हो रही है तो क्रॉस सिंड्रोम होता है, क्रॉस सिंड्रोम होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी2 की। थोड़ा लिख लेगा, नोट कर लेगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं, समय की कमी है आज मेरे पास में। दूसरी बात करते हैं विटामिन बी2, इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोफ्लेविन। क्या होती है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से चिलियोसिस, ठीक है, माउथ अल्सर देखने को मिलेगा, माउथ अल्सर देखने को मिलेगा, चिलियोसिस देखने को मिलेगा, क्ले क्लिप जो हो जाते हैं, ठीक है। और एंगुलर स्टोमाटाइटिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ म्यूकोसा। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ म्यूकोसा, ठीक है। तो ये बात करिए अपन ने, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को बोलते हैं। चिलियोसिस की इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, चिलियोसिस अल्सर देखने को मिलेंगे। चिलियोसिस का मतलब होता है कि जो लिप की जो साइड लाइन होती है ना क्रैक हो जाती है, मतलब फटे फटे वो देखने को मिलते हैं। एक होता है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मतलब ये मत समझे कि स्टोमक का इन्फ्लेमेशन होता है, स्टोमक का इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं इसको। तो अपन बोलेंगे एंगुलर स्टोमाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ म्यूकोसा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। अब क्या बात करेंगे अपन, विटामिन, थोड़ा नोट करते रहिएगा दोस्तों साथ में। अब बात करते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 का अगर केमिकल नेम की बात करें तो निएसिन बोलते हैं इसको, और निकोटोनिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, निकोटोनिक एसिड। कमी की अगर बात करें तो पेलेग्रा रोग देखने को मिलता है, पेलेग्रा, जिसको अपन 4D डिजीज बोलते हैं। पहले ये 3D था, अब आजकल 4D हो गया। 1D का मतलब होता है डायरिया, 1D का मतलब डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, लास्ट होता है डी का मतलब डेथ, ठीक है। पेलेग्रा विटामिन बी3 को निएसिन या निकोटोनिक एसिड बोलते हैं अपन, और निकोटोनिक एसिड की कमी से पेलेग्रा अपने को देखने को मिलता है। और पेलेग्रा थोड़ा साइड में आप नोट भी कर लीजिएगा। और निकोटोनिक एसिड की कमी से पेलेग्रा देखने को मिलता है। पेलेग्रा को 4D डिजीज बोलते हैं। 4D का मतलब होता है, पहले 3D था, आजकल एग्जामिनर 4D पूछने लग गया है। 4D का मतलब होता है, 1D का मतलब होता है डायरिया होता है, 1D का मतलब करेंगे अपन डायरिया, ठीक है। दूसरे का होता है डेमेंशिया, तीसरा होता है डर्मेटाइटिस, चौथा होता है डेथ, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन बी5 के बारे में। क्या बात करेंगे आगे अपन, विटामिन बी5 के बारे में। वापस से देता इसका मतलब, बी3 का मतलब होता है निएसिन, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी5 के बारे में। अगर इसके केमिकल नेम की बात हो तो पेंथोनिक एसिड इसका नाम होता है। क्या होता है, पेंथोनिक एसिड इसको अपन बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो होता है ना अपने को वो सोल और जो पाम होते हैं ना, सोल और पाम, सोल एंड पाम, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एक एग्जाम के अंदर। सोल एंड पाम बर्निंग सेंसेशन होता है यहाँ पे। क्या होता है, सोल एंड पाम बर्निंग सेंसेशन होता है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि अपन बहुत सारी जगह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं जहाँ पे अपने को पेड़ों का सुनपन लग रहा है या बर्निंग सेंसेशन अपने को फिट के अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, पेड़ों के अंदर, सोल के अंदर या पाम के अंदर, हाथों के अंदर, तो वहाँ पे अपन शोल और पाम बर्निंग सेंसेशन इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B6 की। क्या बात करेंगे अपन? विटामिन B6 की बात करते हैं। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई दिख रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से आपको, ये नोट कर लीजिएगा आपने। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B6 की। चलो यहीं लिखता हूँ यार, सही रहेगा, आपको सारी चीज़ एक साथ मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B6, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ नीचे। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें, इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से जो चीज देखने को मिलती है वो मिलती है पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या होती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। हाथ पैरों का सुनपन देखने को मिलेगा इसकी कमी से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन, ये लिख देता हूँ मैं। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन B9 की। क्या कहते हैं? विटामिन B9 की। इसकी बात करें, इसको फोलेट बोलते हैं, केमिकल नेम फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड इसी को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन M भी बोलते हैं इसी को। एक पटाइलिन विटामिन B इसी को बोलते हैं। इसको केमिकल नेम होते हैं इसकी। इसकी कमी से इसकी कमी की अगर बात करें अपन, थोड़ा क्लियर कर देता मैं आपको, दिखेगा नहीं, ये नोट कर लीजिएगा विटामिन B6 तक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन विटामिन B9 की। तो फोलिक एसिड देते हैं, फोलिक एसिड होता है, टाइलिन विटामिन बोलते हैं, अल्फा टाइलिन सॉरी, और विटामिन M भी इसी को बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें विटामिन B12 की। क्या बात करेंगे? विटामिन B12 की। इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं? कोबालामाइन। ठीक है, इसकी कमी से अपने को पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है, पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें, ये जो इंस्टिटिक फैक्टर होता है बॉडी के स्टोमक के अंदर जो होता है, एक इंस्टिटिक फैक्टर रिलीज होता है, इंस्टिटिक फैक्टर जो पेराइटल या ऑक्सीडेटिव सेल से रिलीज होता है, रिलीज बाय पेराइटल सेल। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है? इंस्टिटिक फैक्टर होता है स्टोमक के अंदर, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को वो करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है इसका। अगर इसकी डेफिशिएंसी भी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होगी। तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्निशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो या तो इंस्टिटिक फैक्टर आएगा या फिर विटामिन B12 आएगा। अगर दोनों में से एक आता तो विटामिन B12 को प्रायोरिटी देना है, फिर इंस्टिटिक फैक्टर को प्रायोरिटी देना है। दोनों अगर बहुत तो फार दोनों को प्रायोरिटी अपने को देना है। अगर ये क्रोनिक गेस्ट्राइटिस भी होता है ना, क्रोनिक गेस्ट्राइटिस केस में, क्रोनिक गेस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक का इन्फ्लेमेशन होता है जहाँ पे पेराइटल या ऑक्सीडेंटम, पेराइटल सेल को ऑक्सीडेंटम सेल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंटम सेल भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेंटम सेल भी पेराइटल सेल को बोलते हैं। अगर क्रोनिक गेस्ट्राइटिस हो रहा है, कोई क्रोनिक अल्सर वगैरह इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, विटामिन B12 जो होता है वेगन डाइट में एब्सेंट होता है। क्या होता है? वेगन डाइट के अंदर एब्सेंट होता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको ये कंप्लीटली पढ़ा दिया विटामिन, क्योंकि इतना पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वेगन का मतलब हो गया केवल मिल्क वगैरह के इनके अंदर, सॉरी इसमें जो वेगन होता है प्योर वेजिटेबल जो होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। एनिमल के अंदर पाया जाएगा, एनिमल के जो प्रोडक्ट होता है दूध वगैरह के विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं शायद एक विटामिन अपन भूल गए, विटामिन B7। क्या होता है विटामिन B7? एक को लिख लीजिएगा, एक विटामिन अपन ने मिस कर दिया। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोटीन। क्या होती है? बायोटीन। ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, केराटिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, केराटिन प्रोटीन के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। तो ये आपका विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का पूरा आपके लिए पूरा था ये। इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं अपन, इसके बाद में अगर बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट इसकी सॉरी मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स भी क्या दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो के अंदर कैल्शियम वगैरह आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। इसकी बात करें तो इसके अंदर आयरन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सेलेनियम आ जाएगा, क्रेनियम आ जाएगा,
और ब्रोमीन आ जाएगा, इतनी कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैक्रो के अंदर कैल्शियम वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, सॉरी फॉस्फोरस इसके अंदर रहेगा ना, POSO4 इसके अंदर रहेगा, और पोटेशियम इसके अंदर रहेगा, पोटेशियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, इटीसी इसके अंदर आते हैं ये। अगर इसकी बात करें अपन तो आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, फॉस्फोरस वगैरह इसके अंदर माइक्रो के अंदर देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, एक बार अलग सा बता दिया मैंने आपको क्या होता है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक तब शुरू होगा भी अपन ने केवल अभी तक क्या पढ़ा, केवल न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की न्यूट्रिशन। इसके अंदर पहला आता है मैक्रो के अंदर, जो अपन बात करी थी पहले अपन पढ़ेंगे CHO। क्या पढ़ेंगे? CHO, कम्युनिटी होल्ड न्यूट्रिशन है। इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक दोस्त था मेरा, एक बता देता हूँ आपको मैं, एक दोस्त था मेरा, तो मैंने उससे पूछा कि CHO कहाँ है। हम कहीं पिकनिक पे गए थे, हम 3-4 दोस्त मिलके, ठीक है। तो हम नर्सिंग फील्ड का ही था, अपना एक मित्र था अपना, भीलवाड़ा का दोस्त है मेरा एक, महात्मा गांधी में अभी फिलहाल उसकी पोस्टिंग है भीलवाड़ा महात्मा गांधी के अंदर। नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा दोस्त वो। तो हम कहीं गए थे घूमने, तो मैंने उससे पूछा, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्या एक बार उससे पूछा कि मैंने देखा ये नौकरी तो लग गया है, इसका थोड़ा टेस्ट लिया जाए। ठीक है, तो मैंने उससे क्या पूछा कि हमारा खाना रखा हुआ था, तो बहुत जोर से भूख लगी थी, 3-4 घंटे का सफर था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि CHO कहाँ रखा हुआ है, CHO कहाँ है। तो उसने बोला यार CHO तो मैं तो सेकंड ग्रेड स्टाफ हूँ, CHO तो वहाँ सब सेंटर के ऊपर होगा। अरे मैंने कहा बेवकूफ, CHO का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, अपना कार्ब्स कहाँ है, मेरे को एनर्जी चाहिए, इंटरेस्ट एनर्जी चाहिए मेरे को। ठीक है ना, तो कभी कभी चीज़ें भी हो जाती हैं दोस्तों। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें अपन तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर थोड़ा जुकाम लग गया दोस्तों, कोल्ड हो रहा है, कोल्ड वायरल चल रहा है, पेशेंट देखते हैं दिन भर तो हो जाता है वायरल। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये क्या होता है कि मोस्ट एबुडेंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मोस्ट एबुडेंट मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर, जिसके अंदर होती है कार्बन, ठीक है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट या कंपोजिशन की बात करें तो वो होती है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर स्टोरेज होता है। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर स्टोरेज होता है। ग्लाइकोजन को अगर स्टोरेज की बात करें तो ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है वो करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है ग्लाइकोजन के अंदर स्टोरेज। ग्लाइकोजन की स्टोरेज की बात करें तो 500 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है, जिसमें से 100 ग्राम जो होता है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है और 400 ग्राम मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, थोड़ा ये याद रखिएगा। 500 ग्राम ग्लाइकोजन ओवरऑल पूछे आपको, ग्लाइकोजन स्टोरेज कितना होता है बॉडी के अंदर, तो 500 ग्राम स्टोरेज के अंदर ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में स्टोरेज होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम लीवर में होगा, 400 ग्राम जो होता है वो मसल्स के अंदर स्टोरेज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन की। आज अपन केवल कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कल से फिर मैं प्रोटीन वगैरह फैट वगैरह पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला इसके आता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। क्या होता है पहला क्लासिफिकेशन? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है शुगर प्लस केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? शुगर प्लस केमिकल जो स्ट्रक्चर होती है, केमिकल स्ट्रक्चर सिंगल होती है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर सिंगल होती है। बात करें अगर इसके एग्जांपल की तो पहला आता है ग्लूकोज। पहला क्या आता है? ग्लूकोज। ठीक है, दूसरे की बात करें फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को अपन फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रूट या हनी शुगर बोलते हैं, हनी शुगर बोलते हैं। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो एक तो फ्रूट में पाई जाती है और एक होती है सीमन जो होता है ना, सीमन, इसके अंदर भी यही पाई जाती है। एक होती है फ्रूट के अंदर, एक होती है शहद के अंदर, हनी के अंदर भी यही शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा आप, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और जो फ्रूट होती है हनी होता है, हनी शुगर भी इसी को बोलते हैं। सीमन, सीमन जो होता है ना, सीमन अपना जो एपिडर्मल सेल से बनता है, जो से प्रोड्यूस करती है, सीमन और हनी के अंदर फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। ग्लूकोज की बात ग्रेप्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप शुगर भी इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तीसरी अगर बात करें अपन, तीसरे का शुगर की बात करें अपन तो होता है गैलेक्टोज। क्या होता है? गैलेक्टोज। क्या होता है? गैलेक्टोज।
ये होता है मिल्क शुगर, इसको बोलते हैं अपन मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क शुगर बोलते हैं। चौथी अगर बात करें अपने गैलेक्टोज के बारे में तो होता है राइबोज। क्या होता है? राइबोज। क्या होता है? राइबोज। ये होता है 4 कार्बन। ये क्या होता है? 4 कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन, एक आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। सुक्रोज आता है। एक आता है सुक्राफेट, सुक्रालोज। एक तो आता है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज आएगा। एक आता है माल्टोज भी आता है, माल्टोज भी आता है। ये इसके एग्जांपल नहीं, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अपन ने पता ये राइबोज होता है, 4 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। ग्रुप गैलेक्टोज होता है और मिक्स शुगर के बोलते हैं, मिल्क के अंदर इसको पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगर मोनोसेकेराइड कंप्लीट हुआ आपका। इसके बाद में बात करें अपन डाइसेकेराइड की। दूसरा टाइप जो होता है इसका वो होता है डाइसेकेराइड। क्या होता है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करें अगर अपन तो इसके अंदर जो होता है 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने बताया ना आपको कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट जो होती है वो शुगर ही होती है। तो सारे जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे शुगर के बेस पढ़ेंगे, शुगर किसके अंदर कितना है, ठीक है। अगर इस क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है माल्टोज, माल्टोज इसके अंदर आएगा डाइसेकेराइड के अंदर। एक आता है लेक्टोज, लेक्टोज आएगा। और एक आता है माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज, सुक्रोज आता है। सुक्रोज को अपन टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर अपन सुक्रोज को बोलते हैं। नॉर्मल चीनी होती है ना उसको अपन सुक्रोज बोलते हैं। लेक्टोज की अगर बात करें अपन तो लेक्टोज का कर्डिंग एक तरह का कर्डिंग CHO होता है, मतलब दूध को दही में बदलने वाला होता है। क्या होता है? दूध को दूध को दही में बदलता है, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, मिल्क जो होता है उसको दही में 3 चीजें बदलती है। कर्ड के अंदर 3 चीजें बदलती हैं। एक तो होता है लेक्टोज एंजाइम, ठीक है, और एक होता है मिल्क को कर्डिंग में बदलेगा रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम बदलता है कर्ड के अंदर जो स्टमक से निकलता है। और एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है मिल्क। एक होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये भी इसको भी कर्ड में अपन बदलते हैं। ये 3 चीजें होती हैं जो मिल्क को दही में बदलती हैं। मिल्क को दही में बदलेगी, मिल्क के अंदर जो मिल्क को दही में बदलेगी, तो लैक्टोज होता है, अपन ने पढ़ लिया, शुगर की स्मॉलेस्ट यूनिट, जो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर आता है। एक होता है मिल्क को रेनिन एंजाइम जो होता है, रेनिन एंजाइम के लिए यहाँ पे ना जो किडनी वाला नहीं होता, ये डबल एन होता है यहाँ पे, डबल एन रेनिन वाला, ठीक है, डबल एन वाला रेनिन। सिंगल रेनिन तो जक्स्टा मेडुला पार्टा से रिलीज होता है, जेजी सेल से रिलीज होता है, जो वो जो लिपिड रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। ये मिल्क की बात करें अपन रेनिन कर्ड के अंदर बदलता है। एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो भी कर्ड में बदलता है। ये जो चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो दूध का दही में बदलना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। एक टर्मिनोलॉजी आती है जर्मिनेशन की, उसके अंदर क्या होता है कि पल्सेस का जो अपन न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं ना, उसको रात को स्टोर करके, तो उसको अपन बोलते हैं जर्मिनेशन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अगर बात करें अपन तीसरे टाइप की डाइसेकेराइड अपन पढ़ लिया, इसमें एग्जांपल पढ़े अपन ने माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी अपन बोलते हैं। तीसरा जो होता है अपन ने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पढ़ा, तीसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है? तीसरा सी नंबर जो आएगा वो होगा ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। ये अपन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना, पढ़ क्या रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बात करते हैं एग्जांपल की, तो इसके अंदर बात करेंगे अपन, एक तो होता है टेट्रासेकेराइड। क्या होता है? टेट्रासेकेराइड। इसके अंदर 3 हो जाएंगे। एक होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। एक होता है डाइसेकेराइड आएगा, इसके अंदर मोनो नहीं आएगा, डाइसेकेराइड। ये एग्जांपल इसके होते हैं। चौथे टाइप की बात करें अगर अपन, चौथा टाइप होता है पॉलीसेकेराइड। चौथा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें अपन तो इसका मतलब होता है 10 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा। इसके अंदर क्या होता है? 10 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल शुगर से ज्यादा पाया जाएगा। अगर इसकी बात करें अपन तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च का एग्जाम्पल होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज हो गया। क्या हो गया? सेलुलोज का एग्जाम्पल हो गया।
तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। शुगर के बारे में पढ़ा, 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया अपन ने। पहला, अच्छा ग्लूकोज को लाइफ ऑफ फ्यूल भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, एग्जाम पूछा जाता है, मैं आपको एक मिनट रुकिए थोड़ा स्क्रीन कर देता हूँ बोर्ड को मैं। एक क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको मैं, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ग्लूकोज लाइफ ऑफ फ्यूल किसको बोलते हैं, क्या होता है लाइफ ऑफ फ्यूल किसको बोलते हैं। लाइफ ऑफ फ्यूल किसको बोलते हैं, तो ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, लाइफ ऑफ फ्यूल किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेकेराइड पढ़ा, डाइसेकेराइड पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड पढ़ा और पॉलीसेकेराइड पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फंक्शन की, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर पहले फंक्शन की बात करें अपन, तो बॉडी को एनर्जी देता है, क्या देता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, क्या करवाता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि बॉडी के अंदर इंटेंस एनर्जी या बेस्ट सोर्स कौन होता है एनर्जी का, तो वो होता है, नहीं सबसे मैक्सिमम जो मैक्सिमम एनर्जी हम लोग किससे मिलती है, तो 60 से 70% एनर्जी जो होती है वो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बाई CHO से मिलती है। अगर बात करें अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कितना अपने को किलो कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी अपने को प्रोवाइड करवाता है। और अगर इसी को अगर जूल में पूछ ले तो कितना जूल अपने को देता है, तो ये होता है 17 किलो जूल अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी इसकी वैल्यू याद रखिए, 17 जूल जो होता है अपने को प्रोवाइड करवाता है। अगर पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी कितनी किलो कैलोरी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी को मिलेगी। अगर इसको पूछ ले कि वो कितना किलो जूल प्रोवाइड कराता है, तो 17 जूल, क्योंकि 1 किलो कैलोरी के अंदर जो होता है 4.184 किलो जूल होता है, क्या होता है 4.184 किलो जूल होता है, थोड़ा ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ये जो होता है सेल कंपोनेंट्स, जो सेल मेमोरी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये प्रोटीन सेपरेटिंग एक्शन भी करता है, क्या करता है, प्रोटीन सेपरेटिंग एक्शन करता है, प्रोटीन सेपरेटिंग एक्शन भी यही करता है, ठीक है। प्रोटीन सेपरेटिंग एक्शन भी यही करता है। अगर इसके डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर इसके RDA की बात करें, तो RDA जो होता है वो होता है 300 ग्राम पर डे, क्या होता है 300 ग्राम पर डे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जैसे जिस पे इंपोर्टेंट बोलता हूँ ना, उस पर आप ऐसे गोला बना लिया करो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और मैक्सिमम चांस बनते हैं वापस एग्जाम में आने के लिए इनके। जब भी मैंने ऐसे किसी क्वेश्चन के ऊपर गोला बनाया या उसको बोला कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे इसके ऊपर गोला बना लिया करो, क्योंकि मैक्सिमम चांस बनते हैं वापस इनके रिपीट होने के, ठीक है। इसकी RDA की बात करें अगर अपन, तो 300 ग्राम पर डे होता है। और अगर ये पूछ ले कि नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे कितनी किलो कैलोरी अपने को मिलती है, नॉर्मल है तो 300, अपन 1 ग्राम से बताया कि 4 किलो कैलोरी, तो 3 × 4 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1200 किलो कैलोरी, कितना मिलता है 1200 किलो कैलोरी पर डे मिलता है। और अगर ऐसे पूछे टोटल बॉडी कितनी एनर्जी मिलती है, तो 60 से 70% एनर्जी अपने को इससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, पर डे की। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक को पढ़ता हूँ, फिर अपन कल प्रोटीन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक होता है कैलोरीज, जो अपन ने पढ़ा ना अभी, कैलोरीज क्या होता है, एक होता है कैलोरीज, क्या होता है कैलोरीज। अगर इसकी बात करें तो 1 ml H2O को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसका कैलोरी का चाहिए, एनर्जी चाहिए या रिक्वायरमेंट होती है, तो ध्यान रखिए कैलोरीज का मतलब होता है कि 1 ml पानी को गर्म, 1 ml पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ml पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन कैलोरी अपन बोलते हैं। एक होता है किलो कैलोरी, क्या होता है, एक होता है किलो कैलोरीज, क्या होता है किलो कैलोरी, किलो लग गया, कैलोरीज तो अपन ने पढ़ लिया, किलो का मतलब हो गया कि 100 ml पानी, क्या होता है 100 ml पानी, 100 ml H2O को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी अपने को रिक्वायर होती है, ठीक है, एनर्जी जितनी रिक्वायर होती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पर एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, एक वो क्वेश्चन वापस लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्या है ये,
100 कैलोरी के अंदर जो होता है वो होता है 4 किलो कैलोरी। क्या होता है? 100 कैलोरी में 4 किलो कैलोरी होता है, और 4 किलो कैलोरी के अंदर होता है 1.48748, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 100 कैलोरी जो होती है ना, 100 कैलोरी, इसके अंदर होता है अपना 1 किलो कैलोरी। क्या होता है? 1 किलो कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी के अंदर होता है 4.184 जूल। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्या होता है? 1 किलो कैलोरी के 100 किलो कैलोरी जो होती है इसके अंदर 1 किलो कैलोरी होता है, और 1 किलो कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होता है, ठीक है। ये एग्जाम होगा इसके थोड़ी ये इक्वेशन पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की। सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के? अगर बात करें सोर्स कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करें तो चील्स होती है, तो दालें होती हैं, ठीक है। दालें होगी, राइस होगा, व्हीट होगी, मैजी होती है जो मक्का बोलते हैं अपन उसको, हनी होता है, बनाना होता है, ठीक है, पोटैटो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाइस होती है, एक होता है मजी यानी होता है मक्का। क्या होता है? मक्का होता है। एक होता है हनी होता है, ठीक है। फ्रूट होगा, शुगर होगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है। राइस हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, ठीक है। बनाना भी इसका बहुत अच्छा सा होता है कार्बोहाइड्रेट। अपन बोलते हैं ना कि इंटेस्ट एनर्जी के लिए अपने बनाना खाना चाहिए, बनाना भी अच्छा होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है 100 ग्राम बनाना से कितनी किलो कैलोरी मिलती है, तो 81। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, 89 किलो कैलोरी अपने को प्रोवाइड होती है। क्या होती है? 89 किलो कैलोरी प्रोवाइड होती है, ठीक है। 100 ग्राम बनाना से अपने को 89 किलो कैलोरी अपने को प्रोवाइड होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन बताया था मैंने पहली बार बताया था, एक जो था ना एग, अंडा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी दोनों एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन याद रखना, अभी तक बना नहीं है, एग्जामिनर की नज़र पड़ी नहीं होगी, पेपर बनाने वाले की नज़र, जिस दिन पेपर बनाने वाले की नज़र इस क्वेश्चन पड़ गई ना कि एग जो अंडा जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी एब्सेंट, तो पूछ लेगा आपको आराम से एग्जाम के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी किसके अंदर, अंडे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, या इसमें से एक दे देगा आपको, ये दे देगा विटामिन सी कार्बोहाइड्रेट, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल से अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।